क्लास 11 बिजनेस स्टडीज आंतरिक व्यापार पार्ट नंबर 2। अब है थोक व्यापारी की सेवाएं, सर्विसेज ऑफ द होलसेलर। होलसेलर क्या सेवाएं प्रदान करते हैं तो उसके बारे में पहला दिया गया थोक व्यापारी की उत्पादकों के प्रति सेवाएं। सर्विसेज ऑफ द होलसेलर टूवर्ड्स द प्रोड्यूसर्स, निर्माताओं को क्या सेवा देते हैं ये। पहला दिया गया बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय। निर्माता या फैक्ट्री वालों ने जो वस्तुएं बनाई, परचेज ऑफ द गुड्स इन द लार्ज क्वान्टिटी, तो बड़ी मात्रा में वस्तुओं को इन्होंने खरीद लिया, फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में आगे जाकर ये सामान को बेचते हैं। तो थोक के व्यापारी अगर ये बीच में ना खरीदें इतनी बड़ी मात्रा में सामान, तो फिर थोड़े थोड़े मात्रा में फुटकर व्यापारी इनके पास आएंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनको सामान देना पड़ेगा, बार बार माल उनको भेजना पड़ेगा, बार बार सामान को पैक करना पड़ेगा, ऑर्डर मंगवाना पड़ेगा, ये सारे कार्य करने पड़ेंगे, तो उससे मुक्त हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है शीघ्र भुगतान, प्रॉम्प्ट पेमेंट। या तो पैसा थोक के व्यापारी निर्माता को पहले देते हैं, या वस्तु को खरीदते समय जब वो वस्तु उठाते हैं तभी सारा पैसा देते हैं। थर्ड पॉइंट है निश्चित बिक्री, सेल इज श्योर। इनको वस्तु को बेचने के लिए जगह जगह नहीं जाना पड़ता उत्पादकों को, क्योंकि थोक के व्यापारी सारा सामान ले लेते हैं। वस्तु बिकेगी नहीं बिकेगी इसकी चिंता भी नहीं होती, थोक के व्यापारी सारा रिस्क उठाते हैं। चौथा पॉइंट है उत्पादकों की पूंजी का सदुपयोग, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स कैपिटल। जैसे ही वस्तु बनकर तैयार हुई, थोक के व्यापारी ने उनको पैसा दे दिया, उनके पास अपना पैसा वापस आ गया, उन्होंने फिर सामान खरीदा, फिर उत्पादन कर दिया। मतलब उत्पादक को अपनी पूंजी व्यापार में फंसाने की आवश्यकता नहीं होती। पांचवा पॉइंट है बड़ी मात्रा में उत्पादन के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ द लार्ज स्केल इकोनॉमीज। इन थोक के व्यापारियों का ऑर्डर जो होता है बहुत बड़ी मात्रा में होता है, लाखों की मात्रा में ये वस्तुओं की डिमांड देते हैं, इसके कारण फैक्ट्री वाले भी बड़ी मात्रा में वस्तुएं बनाते हैं, जिसके कारण वस्तुएं सस्ती पड़ती हैं। सिक्स पॉइंट है संग्रहण और विपणन, मार्केटिंग एंड वेयर हाउसिंग। थोक के व्यापारी के अपने गोदाम होते हैं, ये खुद वस्तु को बेचते हैं, इसलिए निर्माता को वस्तु को गोदाम में रखने और बेचने की चिंता से मुक्त कर देते हैं। सेवेंथ पॉइंट है विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। कई बार विज्ञापन जो है थोक के व्यापारी द्वारा भी किया जाता है, तो निर्माता उससे निश्चिंत हो जाता है। आठवां पॉइंट है उत्पादन निर्धारण करने में सहायक, हेल्प टू रेगुलेट द प्रोडक्शंस। ग्राहकों की मांग क्या है, उनकी रुचि क्या है, उनका फैशन क्या है, किस फैशन की उनको इंटरेस्ट है, कैसी वस्तुएं वो चाहते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी निर्माता को या उत्पादकों को थोक के व्यापारी देते हैं। नाइन्थ पॉइंट है वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता, हेल्प इन स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस को स्टेबलाइज करना, मूल्यों को स्थिर करना। हमने पहले डिस्कस किया, ये गोदाम में जैसे ही सामान बना, उठाया उन्होंने सामान और गोदाम में रख लिया। जितनी जितनी वस्तु की मांग आएगी उतना उतना सामान ये निकाल करके मार्केट में भेजेंगे। अगर ये बड़ी मात्रा में सामान को बाज़ार में जाने दें तो एकदम से बड़ी मात्रा में सामान चला जाएगा, खरीदने वाले कम, और वस्तु की कीमत डाउन हो जाएगी। और जिस मौसम में वस्तु नहीं होती है तब वस्तु की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। तो ये वस्तु को बड़ी मात्रा में जाने नहीं देते, इससे मूल्यों में स्थिरता आ जाती है। 10 पॉइंट है कच्चे माल के क्रय में सहायता। ये पॉइंट भी बहुत ध्यान से समझेंगे। हेल्प्स इन परचेजिंग द रॉ मटेरियल। हमने अभी पढ़ा कि थोक के व्यापारी उत्पादकों से सामान को खरीदते हैं, आगे फुटकर व्यापारी को बेचते हैं। परंतु यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि कई बार ये थोक के व्यापारी जो होते हैं निर्माता को भी वस्तु बेचते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि सूजी की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, मैदे की बनी हुई जितनी चीज़ें मार्केट में हमें मिलती हैं, आटे की बनी हुई जितनी चीज़ें बाज़ार में हमें मिलती हैं, ये सारी फैक्ट्रियों में बनती हैं। परंतु ये फैक्ट्री वाले जो होते हैं उनको गेहूँ कहाँ से मिलती है? गेहूँ किसानों से मिलती है। तो ये थोक के व्यापारी क्या करते हैं, किसानों से बड़ी मात्रा में गेहूँ खरीद के ले आते हैं, अपने गोदाम में स्टोर कर लेते हैं, और जैसे जैसे मांग आती है फैक्ट्री वालों की, उतनी उतनी गेहूँ निकाल करके उनको सप्लाई करते रहते हैं। तो कच्चे माल जो है उसको क्रय करने में, खरीदने में फैक्ट्री वालों को बाज़ार जाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल वो ऑर्डर देते हैं थोक के व्यापारी को, और थोक के व्यापारी उनको उतना सामान दे देते हैं। 11वां पॉइंट है लिंक या फिर कड़ी। थोक के व्यापारी कड़ी का काम करते हैं फुटकर व्यापारी और निर्माता के बीच में। 12वां पॉइंट है विशिष्टीकरण में सहायता, हेल्पफुल इन स्पेशलाइजेशन। थोक के व्यापारी निर्माता को ये बोलते हैं कि आप कोई चिंता नहीं करें, बस आप वस्तु को बनाएं, बाकी सारी जिम्मेवारी हमारी। इसका मतलब है निर्माता पूरा ध्यान अपना जो है वस्तु के निर्माण पर केंद्रित करता है, तो धीरे धीरे उस कार्य में वो एक्सपर्ट बन जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है। बी पार्ट है फुटकर व्यापारी के प्रति सेवाएं, सर्विसेज रेंडर टूवर्ड्स द रिटेलर। अब फुटकर व्यापारी के प्रति क्या सेवाएं ये देता है, तो पहला पॉइंट दिया गया उत्पादकों तक जाने का कष्ट नहीं होता, नो नीड टू अप्रोच द प्रोड्यूसर्स। अगर थोक के व्यापारी ना हो तो फुटकर व्यापारी को खुद निर्माता या फैक्ट्री जाना होगा। अब थोक के व्यापारी हैं तो उन्हें कोई चिंता नहीं, सामान उनकी दुकान तक पहुंचा देंगे थोक के व्यापारी। सेकंड है आवश्यकता अनुसार माल देना, डिलीवर गुड्स
एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी फुटकर व्यापारी को आवश्यकता होती है सामान की, ये फ़ोन करता है थोक के व्यापारी को, तो थोक का व्यापारी अपनी गाड़ी में आकर उनको जो सामान चाहिए होता है दे जाता है। थर्ड पॉइंट है आर्थिक सहायता है, फाइनेंशियल हेल्प। थोक के व्यापारी अपना सामान जो होता है फुटकर व्यापारी की दुकान में रख देता है, उससे पैसे नहीं लेता। अब बोलता है कि अगली विजिट पर जब मैं आऊँगा, अगले हफ्ते जब मैं सामान लेकर आऊँगा तब पैसे ले जाऊँगा, जो सामान बिक जाएगा उसके पैसे दे देना। इसका मतलब है फुटकर व्यापारी को अपने पैसों से सामान खरीद कर रखने की दुकान में आवश्यकता नहीं होती। फोर्थ पॉइंट है माल व्यर्थ नष्ट नहीं होता, नो वेस्टेज ऑफ द गुड्स। अगर अगर फुटकर व्यापारी ने बड़ी मात्रा में सामान खरीदा होता तो ख़राब भी हो सकता था, पर ये उतना ही सामान मंगवाता है जितना उसका बिक जाएगा, इसलिए सामान व्यर्थ में नष्ट नहीं होता। सामान थोक के व्यापारी का गोदाम में सुरक्षित पड़ा होता है। पांचवा पॉइंट है विज्ञापन में सहायता, हेल्प इन एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन थोक के व्यापारी ने कर दिया, इसके कारण ग्राहक जो है फुटकर व्यापारी की दुकान पे खुद वस्तु की मांग करने आता है और उसको वस्तु की बिक्री करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। सिक्स पॉइंट है नई वस्तुओं का ज्ञान, नॉलेज अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स। क्योंकि फुटकर व्यापारी का सीधा कांटेक्ट जो होता है वो थोक के व्यापारी के साथ है। थोक का व्यापारी का कांटेक्ट निर्माता के साथ है। निर्माता ने कौन सी नई वस्तु बनाई ये बताता है फुटकर व्यापारी को कि ये नई वस्तु आई है, तो फुटकर व्यापारी को तुरंत पता चल जाता है इस कंपनी की ये वाली नई वस्तु आई है और वो उस हिसाब से बिक्री को कर सकता है। सेवंथ पॉइंट है उतार चढ़ाव से सुरक्षा, सेफ्टी फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस। ये ज़्यादा मूल्य में उतार चढ़ाव नहीं होने देता थोक का व्यापारी, क्योंकि अपने गोदाम में सुरक्षित रखता है, माल को ज़्यादा बाजार में जाना नहीं देगा, जितना सामान चाहिए उतना ही जाना देगा, तो मूल्य स्थिर रहते हैं। और मूल्य स्थिर हैं तो फिर फुटकर व्यापारी को परेशानी नहीं आती। आठवां पॉइंट है बिक्री में वृद्धि, इंक्रीज इन सेल्स। बिक्री बढ़ जाती है फुटकर व्यापारी की, क्यों? क्योंकि निर्माता ने वही चीज़ बनाई जो कि थोक के व्यापारी ने उसको कहा था। ग्राहकों की रुचि, उसकी डिमांड, उसके टेस्ट के अनुसार। तो ग्राहकों की रुचि की जब वस्तु बनेगी तो अपने आप ही वो वस्तु की डिमांड ज़्यादा होगी, बिक्री बढ़ेगी, और बिक्री बढ़ेगी तो लाभ फुटकर व्यापारी को। नाइन्थ पॉइंट है अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं, नो नीड टू इन्वेस्ट द लार्ज कैपिटल। सारी पूंजी लगी होती है थोक के व्यापारी की। यातायात की सुविधा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। यातायात मतलब गाड़ियाँ जहाँ थोक के व्यापारी की, तो फुटकर व्यापारी को यातायात के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। श्रेणी में बांटना या ग्रेडिंग, अभी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि वस्तु को अलग अलग ग्रेड्स या श्रेणी में बांटने का काम थोक के व्यापारी ने अपने गोदाम में कर लिया था, इसलिए फुटकर व्यापारी को ये करने की आवश्यकता नहीं है। 12th पॉइंट है बहुमूल्य परामर्श, वैल्यूएबल सजेशंस। जब भी फुटकर व्यापारी को कोई समस्या आती है, सुझाव की आवश्यकता होती है, तो थोक के व्यापारी अपने पुराने अनुभव के आधार पर उनको सलाह भी देते हैं। सी पॉइंट है थोक के व्यापारी की समाज के प्रति सेवाएं। समाज के प्रति क्या सेवाएं होंगी? सर्विसेज ऑफ द होल सेलर टुवर्ड्स द सोसाइटी। मूल्य में समानता, यूनिफॉर्मिटी इन द प्राइसेस। समाज के लोगों को मूल्यों के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती, ये मूल्यों को स्थिर रखने में कोशिश करते हैं क्योंकि मार्केट में वस्तु को ज़्यादा नहीं जाने देते। सेकंड पॉइंट है सस्ती वस्तुएं, चीप गुड्स। बड़ी मात्रा में वस्तुओं को बनवाया थोक के व्यापारी ने फैक्ट्री से, तो बड़ी मात्रा में वस्तुएं बनाने से वस्तुएं सस्ती पड़ी, और जब सस्ती वस्तुएं पड़ती हैं तो उसका लाभ किसको होगा? ग्राहकों को। थर्ड पॉइंट है रुचि के अनुसार वस्तुएं, गुड्स एज पर टेस्ट। ग्राहकों की जो रुचि थी उसके अनुसार वस्तु बना करके उनको उपलब्ध करवा दी है थोक के व्यापारी ने, तो ग्राहकों को इससे लाभ होता है। विज्ञापन द्वारा जानकारी, नॉलेज थ्रू द एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन जो थोक के व्यापारी ने किया उसे ग्राहकों को वस्तु के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। पाँचवा पॉइंट है बाजार अनुसंधान या मार्केट रिसर्च। मार्केट में कौन सी प्रकार की वस्तु कितनी डिमांड है, ये सारे खोजबीन जो है ये थोक का व्यापारी करता है, ठीक है, और ग्राहकों की रुचि का पता लगाएगा और उसके अनुसार ही उनकी आवश्यकता को पूरा करेगा। सिक्स पॉइंट है मूल्य में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन द प्राइसेस। पॉइंट नंबर 1 की तरह ही है बिल्कुल एक्सप्लेनेशन इसकी। अगला टॉपिक हमारा है थोक के व्यापारी को उन्मूलन, एलिमिनेशन ऑफ द होलसेलर। उन्मूलन मतलब होता है निकाल देना, ख़त्म करना। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि थोक के व्यापारी को बीच में से हटा देना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनके कारण होता है। तो इसके पॉइंट्स, इनको हटाने और ना हटाने के बारे में लोगों ने अलग अलग विचार दिए, उनके पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक इसमें है थोक, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के हिसाब से, थोक व्यापारी को हटाने के पक्ष में तर्क, आर्गुमेंट्स इन द फेवर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द होलसेलर। हटाने के पक्ष में, इसका मतलब वो जो व्यक्ति ये बोलते हैं कि थोक व्यापारी को हटा देना चाहिए, वो क्या पॉइंट देते हैं? पहला पॉइंट दिया गया कि मूल्य में वृद्धि, इंक्रीज इन द प्राइसेस। उनका ये कहना है कि विज्ञापन करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, लाभ भी बहुत बड़ी मात्रा में ये कमाते हैं, अपना पैसा खूब बीच में से ले लेते हैं। निर्माता ने तो सस्ती चीज़ बनाई थी परंतु वस्तु की कीमत को बढ़ा दिया थोक के व्यापारियों ने, इसे इनको बीच में से हटा दो। दूसरा पॉइंट बोला गया उत्पादकों की अपनी दुकानें, प्रोड्यूसर्स जो है अपनी दुकानें खुद भी आजकल खोल रहे हैं, जैसे कि DCM क्लॉथ मिल्स।
तो ऐसे बहुत सारी आजकल कंपनी चली हैं जो कि अपनी फैक्ट्रीज जो होती हैं वो अपनी दुकानें खुद खोलती हैं और उन्हीं दुकानों पर खुद सामान बेचती हैं। जब वो उत्पादक अपनी दुकान पे सामान बेच लेगा तो बीच में हमें थोक के व्यापारी और फुटकर व्यापारी की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। थर्ड पॉइंट है विज्ञापन एवं ट्रेडमार्क। कंपनियां विज्ञापन के द्वारा अपनी वस्तु को लोकप्रिय बना रही हैं। विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों को बता रही हैं कि अगर आपने सामान खरीदना है इस फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन करो, हम पहुंचा देंगे। हमारा ट्रेडमार्क बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जा रहा है तो ग्राहक का विश्वास अपने आप ही बन जा रहा है, तो ग्राहक सीधा ही कंपनी से वस्तु को मंगा लेंगे, थोक के व्यापारी की आवश्यकता नहीं है। चौथा है बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार, लार्ज स्केल रिटेलिंग। अगर हमारी वस्तु बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो चुकी है तो बड़ी मात्रा में जो रिटेलिंग का काम भी होता है, जैसे मॉल्स इत्यादि, उनमें बड़ी मात्रा में थोक का व्यापार होता है। तो बीच में से होलसेलर को हटा दो, सीधा ही फुटकर व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान को बेच लेंगे फैक्ट्री से सामान खरीद करके। पाँचों पॉइंट है नवनिर्मित वस्तु में कोई रुचि नहीं, नो इंटरेस्ट इन द न्यू प्रोडक्ट्स। ध्यान से समझे इस पॉइंट को। कंपनी जब कोई नई वस्तु बनाती है तब दुकानदारों को ये नहीं पता होता कि नई वस्तु है, चलेगी नहीं चलेगी, बिकेगी नहीं बिकेगी। तो फैक्ट्री वाले जब बोलते हैं थोक के व्यापारी को, भाई ये वस्तु हमारी बेचो आगे जाके, तो थोक के व्यापारी बोलते हैं भाई आपकी नई वस्तु है, पता नहीं बिकेगी नहीं बिकेगी, हम रिस्क नहीं लेते। तो थोक के व्यापारी उस समय नई वस्तु की बिक्री करने में मना कर देते हैं। तब कंपनी वालों को खुद मेहनत करके, खुद कोशिश करके वस्तु को बेचना होता है। तो जब नई वस्तु को खुद मेहनत करके हम बेचते हैं तो पुरानी वस्तु को भी बेच लेंगे, थोक के व्यापारी की आवश्यकता क्या रहेगी। 6 पॉइंट है यातायात की उन्नत साधन, डेवलपमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत ज़्यादा उन्नत हो चुका है, डेवलप हो चुका है, इसलिए हमारे को थोक के व्यापारी की गाड़ी में सामान आएगा उस पर डिपेंड होने की कोई आवश्यकता नहीं। बसेस, ट्रक्स इत्यादि में, या लोगों की, व्यापारियों की, छोटे मोटे व्यापारियों की अपनी भी गाड़ी हैं, उनमें भी वो सामान ला सकते हैं। 7 पॉइंट है सहकारी आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट। सहकारी आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट का मतलब होता है बहुत सारे ग्राहक इकट्ठे होकर सीधा ही फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में सामान खरीद लें, थोक के व्यापारी, फुटकर व्यापारी सब बीच में से निकल जाएंगे। 8वां पॉइंट है बहुत से उत्पादनों में हित, इंटरेस्ट इन मैनी प्रोडक्ट्स। कंपनी वालों ने एक वस्तु बनाई और उन्होंने बोला भाई मेरी वस्तु ले जाओ और बेचो। ये थोक के व्यापारी बोलते हैं नहीं, हमने आपकी वस्तु नहीं बेचनी, और कंपनी वालों की भी वस्तुएं बेचनी है, उनकी भी डिमांड आती है। इसका मतलब है कि एक एक फैक्ट्री वालों की ये थोड़ी थोड़ी वस्तुएं लेते हैं, क्योंकि इन्होंने सबकी वैरायटी अपने पास रखनी होती है। तो बाकी की वस्तुएं तो खुद निर्माता अपने प्रयास से बेचेगा, और जब बाकी का निर्माण हम खुद करेंगे या बाकी का सेल हम खुद करेंगे तो फिर थोक के व्यापारी पर निर्भर क्यों रहे। 9वां पॉइंट है चोर बाजारी को प्रोत्साहन, इंसेंटिव टू ब्लैक मार्केटिंग। चोर बाजारी या ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग का क्या मतलब होता है। निर्माता ने फैक्ट्री में चीज़ें बनाई, उसने थोक के व्यापारी ने जाके सीधा ही सारी चीज़ें उठा ली और उसको अपने गोदाम में रख लिया। फिर जब ग्राहक डिमांड करते हैं, मांग करते हैं वस्तु की, फुटकर व्यापारी मांग करते हैं, तो थोक का व्यापारी ये कहता है कि भाई पीछे से चीज़ नहीं आ रही, पीछे से बहुत ज़्यादा शॉर्टेज, अगर आपको चीज़ चाहिए तो आपको महंगी पड़ेगी, ब्लैक में चीज़ मिलेगी। इसका मतलब है वास्तव में तो निर्माता वस्तु की कमी नहीं कर रहा था, ये थोक के व्यापारी ने अपने गोदाम में सारा सामान इकट्ठा करके रख लिया और उसको आगे नहीं जाने दे रहा, अपनी वस्तु को ये बहुत ज़्यादा कीमत लेकर बेच रहा है, तो इसे चोर बाजारी कहा जाता है। अगला है थोक व्यापारी को हटाने के विपक्ष में तर्क, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द एलिमिनेशन ऑफ द होलसेलर। हटाने के विपक्ष का मतलब है अब ये दूसरे व्यक्ति वो हैं जो ये कहते हैं कि इस थोक के व्यापारी को नहीं हटाना चाहिए। तो इनके क्या विचार हैं उसको हम देखते हैं। पहला पॉइंट हमारे को दिया गया मांग का अनुमान, एस्टिमेट ऑफ द डिमांड। किस वस्तु की डिमांड है, किस फैशन की डिमांड है, ये सारी जानकारी ये थोक के व्यापारी देते हैं निर्माता को, और उसी जानकारी के आधार पर ही फिर निर्माता वस्तु बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है फुटकर व्यापारियों को कठिनाई, डिफ़िकल्टीज टू द रिटेलर्स। अगर थोक के व्यापारी अपना सामान उनको दे जाते हैं, उधार में उनका सामान फुटकर व्यापारी जो है वो बेचते हैं, उनको अपना पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं, तो थोक का व्यापारी अगर हट गया बीच में से तो फुटकर व्यापारी को सारा सामान जो है नकद खरीदना होगा। थर्ड पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। क्योंकि थोक व्यापारी ने निर्माता को ये बोल दिया कि आपको बिक्री की कोई चिंता नहीं, बस आप सामान बनाओ, सामान बन जाएगा, मुझे फ़ोन कर देना, मैं खुद अपनी गाड़ी में गाड़ी लेके आऊँगा, सामान ले जाऊँगा, आप पूरा ध्यान अपना उत्पादन पे केंद्रित करो। तो क्या हुआ, निर्माता केवल उत्पादन कर रहा है, उसका उसमें विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन हो गई। पर अगर ये थोक का व्यापारी हट गया तो निर्माता को सामान बनाना भी होगा, उसे बेचने भी जाना होगा, ग्राहकों को ढूंढना होगा, तो फिर वो अपना ध्यान अपना उत्पादन पे नहीं दे पाएगा। फोर्थ पॉइंट है विपणन कार्य, मार्केटिंग फंक्शंस। वस्तु की बिक्री करने का जो भी काम होता है उसकी सारी जिम्मेवारी ये थोक के व्यापारी होती है। विज्ञापन भी यही करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी यही करता है, सामान की डिमांड भी यही क्रिएट करता है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ग्रेडिंग भी यही करता है। पाँचों पॉइंट है दुकान तक माल पहुँचाने की सुविधा, शॉप फेस्ट, डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल।
फुटकर व्यापारी की दुकान तक ये सामान पहुंचा देता है, जितना सामान चाहिए उतना सामान पहुंचा देता है। अगर ये नहीं होगा फिर मुश्किल हो जाएगी। अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, अगला पॉइंट हमारे को दिया गया 6 पॉइंट। निर्माता को भी अपनी पूंजी अधिक मात्रा में लगानी होगी और फुटकर व्यापारी को भी ज़्यादा पूंजी लगानी होगी। 7 पॉइंट है व्यय में वृद्धि, इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। अगर ये थोक का व्यापारी नहीं होगा तो फिर फुटकर व्यापारी को थोड़ा थोड़ा सामान खरीदना पड़ेगा, निर्माता को भी थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ेगा, तो वस्तु महंगी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा सामान मंगवाएंगे, उसे बार बार पैक करवाना होगा, पैकिंग का खर्चा भी बढ़ जाएगा। 8वां पॉइंट है उपभोक्ता की मनोवृत्ति का अध्ययन, स्टडी ऑफ द मेंटल इंक्लिनेशन ऑफ द कंज्यूमर्स। ग्राहक की मनोवृत्ति किस प्रकार की, किस प्रकार की चीज़ वो चाहता है, उसका अध्ययन ये करता है और वैसी ही वस्तु बनाकर ग्राहकों को उपलब्ध करवाता है। इनके अपने गोदाम होते हैं, यदि नहीं होंगे तो फिर गोदाम या तो फैक्ट्री वालों को बनाने पड़ेंगे या फिर फुटकर व्यापारी को बनाने पड़ेंगे।